सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने सेकुलरिज्म में इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी को अच्छे से कवर किया। आज हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें साथ साथ एम्बेडेड रहेंगे नेहरू और गांधी के विचार भी, संविधान के विचार भी, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की आई अलग अलग जजमेंट्स के तहत उनके जो कंक्लूसिव रिमार्क्स हैं या डिक्रीज़ हैं या जो भी उनकी जजमेंट्स आई हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद द पर्सपेक्टिव एंड आइडियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर्स एंड द जजमेंट्स ऑफ द जुडिशरीज, इन पर ही बेस्ड है हमारा सेकुलरिज्म। इन्हें वन बाय वन समझते हैं। देखिए, शुरुआत होती है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स प्रीएम्बल। तो अगर हम हमारे सेकुलरिज्म के एलिमेंट्स को देखना चाहें तो रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो उसका एक प्रस्ताव है, दैट प्रस्तावना इज द प्रीएम्बल। ओके, जहाँ पर लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द प्रीएम्बल। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जिक्र है उसमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जिक्र है उसमें, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इंडिया होगा, इन शब्दों का जिक्र है उसमें। ये सारी चीज़ें प्रीएम्बल में गिवन है। ओके, तो एक तो प्रीएम्बल एक सोर्स है जहाँ से इंडिया को इंडिया का सेकुलरिज्म मिलता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स प्रीएम्बल एंड पर्टिकुलरली through its chapters on fundamental rights and directive principles of state policies has created a secular state based on the principle of equality and non-discrimination। तो हमारा जो सेकुलर स्टेट बना है इंडियन, वो किन विचारधाराओं पर बेस्ड है? एक सिद्धांत है समानता का और एक सिद्धांत है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलरली ये प्रोविजंस रिफ्लेक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, जिन्हें प्रेरणा मिलती है, जिन्हें इशारा मिलता है, जिन्हें शक्ति मिलती है देश के प्रीएम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अटैच दैट प्रीएम्बल। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और आपसे कोई पूछे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस गाइडिंग लाइट में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न किस थॉट के साथ इंटरप्रेट करने हैं, किस फ्रेमवर्क में स्टडी करने, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना क्या है, तो प्रीएम्बल को देखिए, उसकी गाइडिंग लाइट में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, उसके थॉट्स में इसे इंटरप्रेट करिए, उस फ्रेमवर्क में इसे रीड करिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मायने वो समझ आएंगे जो भारत के लिए हैं। अब वहीं अगर प्रीएम्बल को अलग कर दें कॉन्स्टिट्यूशन से, तो काफ़ी हद तक शायद आप इस दुविधा में पड़ जाएं कि एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वो कैसे राज्य का संकल्प लेता है, वो किस तरह की विचारधारा को स्थापित करना चाहता है। प्रीएम्बल इतना इंडिस्पेंसिबल है, इतना महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अंत में जाकर के प्रीएम्बल तैयार हुआ और लगाया प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, बना अंत में है, लगाया पहले। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल नाम से वो डॉक्यूमेंट चाहे पूरे लास्ट में प्रिपेयर होके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, लेकिन वो जो प्रीएम्बल में विचारधारा है वो पहले आई जिससे कॉन्स्टिट्यूशन आया। वो विचारधारा किस रूप में आई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था। 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को उसके स्थायी यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट मिले, जिनकी अध्यक्षता में अब आगे लगातार सारी मीटिंग्स होंगी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को ये बताया गया कि किस उद्देश्य के साथ ये संविधान सभा आगे बढ़ेगी, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दैट डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसके तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो अल्टीमेटली जब संविधान बन गया, फिर ये देखना है ना कि जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, जिस रेजोल्यूशन के साथ चले थे, वो रिजॉल्व किया हमने, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए। तो फिर संविधान सारा पढ़ा, ऑब्जर्व किया पेज बाय पेज अच्छे से, देखा कि हाँ ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। अब उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के नाम से, प्रीएम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अटैच कर दो। ओके, जस्ट चिल, इतना ही है। डेटें बता दी, माल बता दिया, सारा पॉलिटी ऐसे ही कर लेनी है। तो
So that is the preamble is very important. So Indian Constitution through its preamble and particularly through its chapters on fundamental rights and directive principles has created a secular state based on the principle of equality and non-discrimination. और ये principles preamble में नजर आते हैं. Secularism is the basic structure of the Indian Constitution. You need to understand that. Secularism basic structure Indian Constitution का मतलब ये है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह, एक ऑर्गेनिक बॉडी की तरह बिहेव करता है. यानी कि समय दर समय समाज की ज़रूरतें बदलेंगी, जो तर्कसंगत ज़रूरतें हैं, लेजिटिमेट नीड्स, नेसेसिटीज़ बदलती चली जाएंगी और हमेशा भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट सोसाइटी की उन नीड्स को सर्व करने के लिए कॉम्पिटेंट बना रहे. इसलिए उस इंडियन स्टेट की कॉम्पिटेंसी मेंटेन रखने के लिए, ताकि इंडियन सोसाइटी की नीड सर्व होती रहें, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद के लिए एक प्रोविज़न बनाया कि समय दर समय इसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं. लेकिन अमेंडमेंट्स इस हद तक ही हो सकती हैं कि जो एक बुनियादी स्वरूप है, जो एक बेसिक फीचर है, वो आल्टर नहीं होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए. ऐसा भी परिवर्तन ना आ जाए कि कल को मान लीजिए कि कोई एक समाज संख्या में बहुत अधिक, और वो एक सरकार से ऐसा संकल्प मांगे कि आप संविधान में कुछ ऐसे बदलाव कर दीजिए कि जो माइनॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो सेकुलरिज्म की विचारधारा है वो ख़त्म हो जाए, या फिर जो राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है पर वो धर्म हो जाए. तो अगर इस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन अल्टर किया जा सकता है तो फिर तो भारतीय समाज और संस्कृति के मूल में जो गुण हैं वही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. फिर तो ये संविधान जिन लोगों ने एक स्वर में अपनाया था, सभी तरह की कल्चरल कम्युनिटीज़ ने, चाहे वो नंबर में कम थी या ज़्यादा थी, ये संविधान तो फिर उन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाया. ये संविधान तो उनकी संस्कृति को बचा ही नहीं पाया, उन्हें संरक्षण तो दे ही नहीं पाया. तो इसीलिए कितने भी परिवर्तन को एक समाज मांगे, वो परिवर्तन निर्माणकारी होने चाहिए, प्रोडक्टिव. वो परिवर्तन किसी की भी इंक्रोचमेंट ना करते हो, वो परिवर्तन विध्वंसकारी ना हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो. तो वो परिवर्तन तो देने बनते ही हैं. इसलिए अमेंडमेंट तो होना मांगता ही है, लेकिन विध्वंसकारी ना हो, नुकसान ना पहुंचाएं किसी को. इसके लिए मूल आत्मा को पकड़ के चलना है, बुनियादी जो एक विचार है उसे पकड़ के चलना है, जो बिंदु है उसे पकड़ के चलना है, बेसिक फीचर को साथ लेके चलना है. वो बेसिक फीचर अल्टरेबल नहीं है. वो बेसिक फीचर से जुड़े आर्टिकल्स को आप बदलिए, कोई बात नहीं, बदल सकते, उन्हें भी बदल सकते हैं, लेकिन अनफेवरेबल अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं बदल जाना चाहिए कि बेसिक फीचर ही बदल जाए, ऐसा नहीं. तो इसलिए एक जजमेंट आई केशवानंद भारती केस में, उसके पहले एक जजमेंट आई गोलकनाथ केस में. गोलकनाथ केस में कोर्ट ने यह कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें किसी भी कीमत पे अमेंड नहीं किया जा सकता. आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को, यू कैन नॉट अमेंड. इस जजमेंट को पलट दिया केशवानंदा भारती केस जजमेंट ने, माइलस्टोन जजमेंट, जिसने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड हो सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हैं, चाहे वो प्रीएम्बल है, सब कुछ अमेंड हो सकता है. शर्त ये है कि अमेंडमेंट करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्म नहीं होना चाहिए. बाकी अमेंडमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का हार्म नहीं होना चाहिए. इसमें थोड़ा और इसको और क्लियर किया. इसके बाद आई मिनर्वा मिल जजमेंट ने. मिनर्वा मिल जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो प्रोडक्टिव वर्क हैं जो स्टेट को करने हैं, स्टेट को ऑर्डर है, निर्देश हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके लिए स्टेट ज़मीन एक्वायर करता है, जिसके लिए स्टेट घर भी ले सकता है, खाली करा सकता है, उसको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें स्टेट कर सकता है. किसके लिए करता है? आखिर समाज के विकास के लिए. लेकिन अल्टीमेटली ये करते हुए कई लोगों को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे हैं. तो ऐसे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच में
एक संतुलन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में ये जजमेंट दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के बीच का जो एक बैलेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक है। एक संतुलन बना करके चलना है। ऐसा ना हो कि जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात आए, उन्हें लागू कराने के लिए सरकार कोई कानून बनाए, झट से फंडामेंटल राइट खड़े हो जाएं। ये भी गलत है, एकदम से ही डीपीएसपीज को पीछे की ओर खदेड़ देना। या ऐसा भी ना हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात आ गई तो फिर फंडामेंटल राइट्स का कोई मूल्य ही नहीं है, अब इन्हें छीन लिया जा सकता है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गिवन आर्टिकल्स के ऊपर लॉ बनाना है तो कर लो। ये ऐसा नहीं, ये एक्सट्रीम स्टांस है। एक संतुलन दोनों के बीच। उद्देश्य समझो ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य है कि भारतीय राज्य कल्याणकारी हो, वेलफेयर हो, प्रोग्रेसिव हो, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, पहला। और फंडामेंटल राइट्स का भी पर्पस यही है कि हर इंडिविजुअल अपने सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन को फुली डेवलप कर सके। तो ये दोनों एक दूसरे को अगर देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तब तक जब तक इनमें एक राइट बैलेंस है। तो इनका राइट बैलेंस ही बेडरॉक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा मिनर्वा मिल केस में जजमेंट आया। बुनियादी कहानी ये है सिफाली कि आज की डेट में संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड किया जा सकता है बेसिक फीचर को छुए बिना, बेसिक फीचर को तंग नहीं करना। तो ऐसे में सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो अगर आप कहें कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव आ सकते हैं कि इंडिया का सेकुलर नेचर ख़त्म हो जाएगा या इंडियन सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेसिक फीचर है। और जब भी इसको ख़त्म करने के लिए कोई कानून आएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा अपने आप ही, ख़त्म कर देगी जुडिशरी उसे। ओके, तो चिल, इट इज़ अ बेसिक फीचर, एंजॉय। चलो, सो सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गारंटी ऑफ, जैसे अब सेकुलरिज्म वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला प्रीएम्बल के अंदर। दैट इज सोशल और सेकुलर दो वर्ड डाले और उधर यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रेटिव वर्ड डाला, तो 3 वर्ड एंटर कराए। अब 1976 के 42वें संविधान संशोधन तक तो सेकुलर वर्ड था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं था, पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताते थे कि दो सेकुलर एस्पेक्ट्स आर इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ। वो कैसे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, वो यहाँ से पता लगता है। जैसे कि द गारंटी ऑफ द इक्वेलिटी इन आर्टिकल 14 इक्वेलिटी की गारंटी देता है। द प्रॉमिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 15-16 डिस्क्रिमिनेशन रोकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस इन आर्टिकल 27 एंड 28, किसी भी तरह से धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। पहले मिडिवल सोसाइटी के समय में लिए जाते थे, उसके पहले भी लिए जाते थे, ये नहीं होगा। और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, आर्टिकल 27-28, ये भी सेकुलर नेचर बताते हैं। द परमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन आर्टिकल 29 एंड 30, देश के स्तर पर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की, कल्चर, कस्टम, मैनर, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की अनुमतियां हैं। ये थोड़ा एक ब्रॉडर जनरलाइज मैनर में बताएं, अभी स्पेसिफिक आर्टिकल लिखेंगे भी हम, ठीक है। इसके बाद द प्रॉमिस ऑफ इक्वल बैलेट्स, सभी को एक वोट का पर्चा मिलता है और हर किसी के वोट के पर्चे में एक ही वोट की ताकत होती है। सो द प्रॉमिस ऑफ इक्वल बैलेट्स डिवाइड ऑफ सेक्शनल प्रेफरेंसेस इन आर्टिकल 325, आपके इलाके से कैंडिडेट कोई भी खड़ा है, सारों को एक ही पर्चा मिलेगा, सिमिलर, इक्वल, सारे जाके उसे वोट करेंगे और सबकी वोट में सेम वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदू को हिंदू वोट करेंगे, सिख को सिख या दलितों को दलित, ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम को जब मुस्लिम वोट कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हिंदू रह रहे हैं, फिर उनके पास तो बैलेट ही नहीं है, पहली बात उनके पास तो वैल्यू ही नहीं है, वोट ही नहीं कर सकते, तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुई। ब्रिटिशर्स के समय में 1919 का ब्रिटिशर्स का जो एक कानून था जिसे मॉरल एमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। मतलब मुस्लिम जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, उसमें मुस्लिम्स ही उसे वोट डाल सकते थे। बाद में जाकर के 1919 के कानून में इसी प्रोविज़न को अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी एक्सटेंड किया गया। लेकिन हमने जब संविधान बनाया, उस संविधान में हमने संकल्प लिया कि ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पर हमारे देश में इक्वल बैलेट का प्रोविज़न अपनाएंगे और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। फ्रेंचाइज का बेसिस एडल्टहुड होगा,
प्रॉपर्टी, एजुकेशन, टैक्स पे करने का स्टेटस, ये सब नहीं होगा। अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था, आप कितना टैक्स पे करते हैं, कितने रेंट की प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, आप एजुकेशन का लेवल क्या है, ये सारी बातें, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब तय करती थी कि आपको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आज़ादी के साथ ही एक संकल्प लिया कि फ्रेंचाइज का बेसिस ये सब नहीं होके एडल्टहुड होगा। पहले 21 साल उम्र थी, बाद में घटा के राजीव गांधी के समय में 18 साल कर दी गई। 18 साल से कम यदि आप नहीं है, उठिए, जाइए, वोट डालिए, चिल। ओके, ना आपकी टैक्स देखे जाएंगे, ना आपकी आमदनी देखी जाएगी, ना आपकी प्लॉट ज़मीनें देखी जाएंगी, कुछ नहीं। ये इक्वलिटी है, इक्वल बैलेट का प्रोविज़न है आज हमारे देश में। ओके, ऑल आर इक्वल। वहीं उतरा वोट डालने के लिए शाहरुख, सलमान, आमिर, और वहीं कोई आम आदमी, कोई रिक्शे वाला आया वोट, दोनों के पास एक ही बैलेट है, इक्वल वैल्यू है, एक नागरिक है हम सारे, समान। ओके, और सबको वहीं आना पड़ेगा वोट डालने, उतर के अपने पैरों से सारा काम तरीके से करना पड़ेगा। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को ही प्रमोट करता है, चेरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट, चेरिश एंड प्रोटेक्ट, तीनों चीज़ें। तो जैसे गारंटी ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14, प्रॉमिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15-16, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 27-28, प्रॉमिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर्टिकल 29-30, और प्रॉमिस ऑफ इक्वल बैटल डिवॉइड ऑफ सेक्शनल प्रेफरेंसेज इन आर्टिकल 325। all make for a constitutional architecture which is devoid of any religious preference। हमने एक ऐसा संवैधानिक ढांचा बनाया है जो किसी तरह की रिलीजियस प्रेफरेंस पे नहीं खड़ा है। इट इज डिवाइडेड ऑफ रिलीजियस प्रेफरेंसेस। ओके, वेरी गुड। कुछ चीज़ें समझें, जैसे कि देयर इज अ वेरी फेमस जजमेंट ऑफ एस आर बोमाई इन 1994। मुझे ऐसा याद आता है कि किसी दिन ओपन डिबेट के दौरान, मैंने शायद 1992 ना यूज़ कर लिया हो ईयर, अगर हो गया तो प्लीज़ रेक्टिफाइड। घर जाके रातों को भी सोचते रहते हैं कि यार जो बोला उसमें कुछ सही और कुछ गलत क्या बोल दिया। तो मुझे ऐसा स्मरण हुआ कि शायद 1994 की बजाय 1992 बोला है। अगर बोला गया है और वो अगर ऑन रिकॉर्ड भी है, ठीक कर लेना। जजमेंट सारा सही बोला था, ये ईयर जो है इनकरेक्ट हो गया शायद। तो एस आर बोमाई जजमेंट 1994 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेकुलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को क्या डिक्लेयर किया? टू बी अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस आर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसे एस आर बोमाई केस है ना, टी-पाई केस, उसके बाद गोलकनाथ केस, केशवनंदा भारती केस, मेनका गांधी केस, कई बार ये केसेस हैं इंपॉर्टेंट। आप पॉलिटी वगैरह जब करोगे सब क्लियर होगा, तो उसमें ये इनके प्रोविजन पूछ लेते होते हैं, कंक्लूजन्स पूछ लेते हैं, जजमेंट्स पूछ लेते हैं। इट ऑल्सो अपहेल्ड, एस आर बोमाई केस में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जायज़ माना। क्या कहा? इट ऑल्सो अपहेल्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर बाय वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रीएम्बल। क्या कहा एस आर बोमाई जजमेंट में? स्टेटिंग दैट वट वॉज इम्प्लिसिट थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड एक्सप्लिसिट। तो एस आर बोमाई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा है, ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीट नहीं करने का। क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से ही निहित था, इम्प्लिसिट था, बस सिंपली उसे एक्सप्लिसिट कर दिया और कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नया नहीं डाला, कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि बदल दिया, वो हमेशा से ही था, वो बस कह दिया। जैसे आपके दिल में प्यार हमेशा से ही था, आपके सारे कंडक्ट से नज़र आता था, है ना। अमूमन पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के प्रति जो केयर करते हैं वो ऑलवेज, मैं ऐसा फील करता हूँ, वो कंडक्ट में ही होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन होता है जब उन्हें बोल के एक्सप्लिसिटली कहना पड़े कि बेटा हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बहुत, जब भी बच्चे जिद करेंगे आप हमें नहीं करते, तब वो हंस के कहते हैं कि अरे पागल बहुत करते हैं। तो बस वही कहानी है कि वो बस एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट तो वो हर कंडक्ट में ही था ना, हर चीज़ में ही था। तो ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन में इट वाज इम्प्लिसिट बट इट मेड एक्सप्लिसिट विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एस आर बोमाई ने दो चीज़ें वहाँ पर दी हैं, एक तो सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर बोल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा कह दिया है कि भाई सेकुलरिज्म वर्ड जो प्रीएम्बल के अंदर डाला गया है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो इम्प्लिसिट हमेशा से ही था, उसे एक्सप्लिसिट कर दिया है। ओके, आगे थोड़ा नेहरू का भी विचारधारा समझो तो फिर समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जैसे हैं तो कैसे हैं। नेहरू क्या कह रहे हैं? देखो, नेहरू कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेहरू,
अ फंक्शनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अगर तो एक ऐसा सरकार के काम करने का ढांचा बनाना है, सरकारी ढांचा एक ऐसा बनाना है जो काम करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ब्लॉक ना हो, डिसफंक्शनल सा ना हो जाए, अगर ऐसा बनाना है तो सामाजिक सच्चाई को जान के ही बनाना पड़ेगा। आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जो डिसफंक्शनल हो जाए, फंक्शनल बनाना है। तो देखो कितनी प्रैक्टिकल बात। वो कहते हैं कि अ फंक्शनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मस्ट एनकरेज, ये चॉइस नहीं है अपनी। अगर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फंक्शनल बनाना है तो ये तो हमारी नीड है कि वी मस्ट एनकरेज एंड सस्टेन रिलीजियस डाइवर्सिटी। हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी को एनकरेज करना होगा और सस्टेन कराना होगा, तभी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली में फंक्शनल हो पाएगा। अदरवाइज देश के अंदर हर समय अशांति, हर समय वैमनस्य, आपसी द्रोह, एक दूसरे कम्युनिटी का एक दूसरे से कलेश, सिविल वॉर, कम्युनलिज्म में झोंक जाएगा पूरा मुल्क। एंड आप देखेंगे कि गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाएगी, स्टेट लेस हो जाएंगी, सोसाइटीज़ डिसफंक्शनल हो जाएगा। ये आपको कुछ दिनों के लिए नज़र आया होगा मणिपुर की सड़कों पर, जब उन औरतों को उस मॉब ने नग्न वहाँ पर चलाया। क्या था वहाँ पे? आपको उतनी देर के लिए ऐसा फील नहीं हुआ कि दैट गवर्नमेंट मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे डिसफंक्शनल सी हो गई है? क्यों? क्योंकि दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे खड़ी थी कि वो कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। पूरा देश ऐसा हो जाए अगर, जरा महसूस करके देखो तो कितनी बड़ी ज़रूरत हो जाती है कि इंडिया जैसी डाइवर्स सोसाइटी में, ये तो इनफैक्ट नीड है स्टेट की, गवर्नमेंट की, कि वो प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को इनकरेज करे, सस्टेन कराए। वरना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं रह पाना, फिर तो आप लड़ते रह जाएंगे, झगड़ते रह जाएंगे, डिस्टर्बेंसेस से ही सब कुछ फेल हो जाएगा। सो नेहरू का एक प्रैक्टिकल तर्क है ये, इट्स अ प्रैक्टिकल तर्क, एकदम प्रैक्टिकल जवाब है कि अ फंक्शनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मस्ट एनकरेज एंड सस्टेन रिलीजियस डाइवर्सिटी। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विद मल्टीपल रिलीजन, हेंस द गवर्नमेंट कैन नेवर बी बायस्ड टुवर्ड एनी स्पेसिफिक रिलीजन। जैसे ये होगा दूसरी कम्युनिटी खुद को डिसएंचेंटेड कर लेंगी, खुद को डिसएडवांटेज पे देखेंगी, अपना असर्टिव कैरेक्टर दिखलाएंगी, अपना अधिकार मांगेंगी, कोई ऑटोनॉमी मांगेगा, कोई एक सेपरेट स्टेट मांगेगा। कितना लड़ता रहेगा गवर्नमेंट उनसे? कब तक लड़ता रहेगा? विकास कहाँ से होगा? शिक्षा, चिकित्सा, जल, सड़कें, पर्यावरण पे काम कब होगा? आप तो इसी में रह जाएंगे। तो फिर अचानक ही वेलफेयर से पुलिस स्टेट हो सकता है। आप देखेंगे स्टेट के रिसोर्सेज इधर ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, स्टेट की एनर्जी और प्लानिंग इधर ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर निर्माण करना है, तभी तो हम जंग में नहीं जाते, लड़ाइयों में नहीं जाते। कहते क्या है भाई, होल्ड ऑन, देख लेंगे, पहले निर्माण की ज़रूरत है। लोग गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता, अशिक्षा, पिछड़ापन दूर करना है, प्रोग्रेस पे फोकस करना है। ओके, सो a functional government structure must encourage and sustain religious diversity because India is a country with multiple religion। और इस सच्चाई को आप झुटला सकते नहीं थे, क्योंकि ये सच्चाई जो आपको मिली विरासत में मिली थी। Hence the government can never be biased toward any specific religion। Therefore फिर इसी की वजह से religion had no place in politics। तो पॉलिटिक्स में फिर रिलीजन का कोई प्लेस ही ना हो। पॉलिटिक्स अगर करनी है, और पॉलिटिक्स जो होगी सेकुलर आधार पर हो, फिर रिलीजियस आधार पर क्यों हो? पॉलिटिक्स में अगर प्लेस हो किसी चीज़ का तो वो सेकुलर एटीट्यूड का ही होगा, तभी सभी धर्म सेट रह पाएंगे। वरना अगर कोई एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में घुस गई तो बाकियों का फिर डिसएडवांटेज पे फील करेंगे खुद को। लेकिन अब गांधी और नेहरू की विचारधारा यहाँ पर अलग अलग हो जाती। देखो नेहरू बड़े क्लियर थे कि रिलीजन हैड नो प्लेस, दिस वर्ड हैड नो प्लेस इन पॉलिटिक्स। गांधी इससे अलग जा रहे हैं, जबकि नेहरू गांधी दोनों सेकुलरिज्म को बहुत मानते हैं, लेकिन एक विचारधारा हो, एक ही सलीका अपनाए दोनों, एक ही तरीका अपनाए दोनों इलाज करने का, ऐसा नहीं, इलाज के तरीके अलग अलग। देखो गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। वो कहते हैं कि आप ये कहते हैं, नेहरू को कह रहे हैं कि रिलीजन हैड नो प्लेस इन पॉलिटिक्स। आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई प्लेस नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ
कि एक जो पॉलिटिक्स है किसी भी सोसाइटी का, जो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, ऐसे में उस सोसाइटी के लिए ओवरऑल उसकी वो पॉलिटिकल लाइफ, और उस पॉलिटिकल लाइफ को एग्जीक्यूट कर रहा है हर इंडिविजुअल की अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैं एक व्यक्ति हूँ, एक इंडिविजुअल, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे समाज समझो। मैंने अपना सारा दफ्तर और कामकाज चलाने के लिए 10 लोगों की टीम रखी हुई है। असल में वो कामकाज और दफ्तर सारा मैं ही ना चला रहा हूँ, आप उसे मुझसे अकेले से भी देख लो। तो मैं सोसाइटी हूँ, तो ये सारा कामकाज, सारा दफ्तर मेरे पॉलिटिकल लाइफ है। मुझे से जोड़ के देखोगे कि मैं समाज, मेरी ये पॉलिटिकल लाइफ मैं ही चला रहा हूँ। बट असल में इसे इस लेवल पे भी तो देख सकते हैं कि वो जो 10 बंदे अपॉइंटेड है उसे कामकाज को चलाने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर। तो मैं यहाँ पर बीइंग अ सोसाइटी, मुझे ये देखना है कि जो पॉलिटिकल लाइफ मैं अपने लिए इमेजिन कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल लाइफ स्पिरिचुअलिज्म से भरी होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म माने, अभी समझ आएगी, आगे लाइनें लिखूंगा गांधी की विचारधारा की, मतलब द मोरालिटी, द राइटियस वे ऑफ लाइफ से भरी होनी चाहिए राजनीति। जब तक ये नहीं होगा, लॉज बना लेना, सेफगार्ड बना लेना, वॉच डॉग बना लेना, सुपीरियर ऑब्जर्वर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल बना लेना, जो कर लेना, डिस्क्रिमिनेशनें ख़त्म नहीं होंगी, भेदभाव ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि लूप होल्स हमेशा निकाल लिए जाएंगे। और पॉपुलर डेमोक्रेसी में जहाँ वोटें मैटर करेंगी, वहाँ पे आने वाले समय में आप नतीजे देखोगे कि कैसे जातियाँ, पंथ, धर्म ये हावी होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो वो ये कह रहे हैं कि एक सोसाइटी इस बात को लेकर के वरीड होनी चाहिए कि उस सोसाइटी की जो पॉलिटिकल लाइफ है वो स्पिरिचुअलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब द राइटियस वे, नैतिक राजनीति। और फिर उस पॉलिटिक्स में जो हर इंडिविजुअल है उसका खुद का पॉलिटिकल कंडक्ट, उसका एम होना चाहिए कि वो तब सुप्रीम पॉलिटिकल बीइंग होगा जब वो कंप्लीट स्पिरिचुअलाइजेशन कर लेगा अपने पॉलिटिकल लाइफ का। क्योंकि मतलब राजनीतिक जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए सही मायने में? अपनी परिस्थिति को मजबूत करना, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करना, या सही मायने में जनहित में काम करना, जन कल्याण करना। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपको एक शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति का उद्देश्य आप करते हैं लोगों को सशक्त करने के लिए। ये एम्पावरमेंट का एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक पाथ है। लोगों को वीक नहीं करना। जब आप वेस्टेड इंटरेस्ट में सोचेंगे आप समाज को कमज़ोर करेंगे, लेकिन जब आप जनहित में कार्य करेंगे तब समाज मजबूत होगा। जनहित में कार्य करने का मतलब ये नहीं होता आप प्यासे हैं तो पानी नहीं पीना ना। कई बार लोग वेस्टेड और पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि देखो 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 वहाँ खड़ा पानी पी रहा है, अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है। जनहित में कार्य करने का उद्देश्य यहाँ पर ये होता है कि आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम न्याय से परिपूर्ण हो, वो फुलफिल हो। न्याय से मतलब कि आप किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। तो आप स्वयं प्यासे हैं और जल पी रहे हैं, आप किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने एलोकेटेड हिस्से से अधिक जल, ज़मीन, तनख्वाह, सुख, सुविधाएं, भोग, शक्तियां जब ग्रहण कर रहे हैं, आप निज हित में जनहित को बुला रहे हैं। जनहित तब हार्म होता है। अदरवाइज आप कपड़े पहनिए, भाई ठंड है जैकेट पहनिए, तो आप जैकेट पहने इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट में सोच रहे, नहीं। आपने लोगों के तन नंगे कर दिए हैं करप्शन से। ये है जनहित के विरोध में सोचना। अपने तन को ढकना गलत नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये विचार ही एक व्यक्ति में कब आता है? जब उसका नैतिक उत्थान होता है, जब एक व्यक्ति का मॉरल अपलिफ्टमेंट होता है, वो राइटियस वे में आता है, उसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट इम्बाइब होती है कि उसका कंडक्ट उस स्पिरिट से चलता है। वो स्पिरिट कि आई मस्ट गो विद द पब्लिक इंटरेस्ट, द राइटियस वे ऑफ लाइफ गिवन बाय द धर्म, आई मस्ट गो विद दैट। तब वो करे राजनीति, तभी वो योग्य है राजनीतिज्ञ बनने के। उसी को गद्दी पे बैठा के हम निश्चिंत हो जाएंगे। पहले इसी कॉन्सेप्ट को राजधर्म कहते थे, राजा इसकी पालना करता था। बार बार राजा को कहा जाता था, पुरोहित होते थे, कहते थे राजन राज्य धर्म पे चलना है आपको, विचार कीजिए। तो दैट इज ऑल। ओके, यहाँ पे गांधी का विचार इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल विचार। सुनने में लग सकता है कि मतलब, लेकिन अब फिर नेहरू और गांधी में एक अंतर है। गांधी एक बड़े दार्शनिक हैं, समाज सुधारक हैं,
एक अच्छे बैरिस्टर हैं और राजनीति पर बहुत बड़ी पकड़ है, लेकिन नेहरू प्रैक्टिकली स्टेट्समैन है। उन्हें एक स्टेट रन करना है, उन्हें नेशन रन करना है, उन्हें कंट्री चलानी है। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ी हो जाती है। अप्रोच में आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि लोग ही बदलें तो सिस्टम बदले। आप सिस्टम में जो स्ट्रेंथ है उसे यूज़ करते हैं कि कैसे चीज़ें बदलें, कैसे सिस्टम बदलें। लोगों की प्रैक्टिकल नीड्स क्या है उन्हें समझते हैं और कैसे उन्हें मोटिवेट करें कि सही करो वरना गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, है ना। तो इसलिए नेहरू का पाथ अलग है। अगर इंटरनली दोनों को देखें, कन्विंस्ड है नेहरू भी कि बात सही है गांधी जी आपकी, कि यदि व्यक्ति का राजनीतिक दर्शन नैतिक ही हो जाए, नैतिकता से भर जाए, तो फिर तो समस्याएं खत्म होगी। लेकिन जब तक ये हो, वेट नहीं ना कर सकते। कंट्री आज़ाद होने को है, किसी और के गुलाम ना हो जाएं, कहीं लोग आपस में ही न लड़ के ख़त्म हो जाएं, कम्युनिटीज़ को ख़त्म ना कर दें, कहीं भुखमरी में ना मर जाएं, कहीं पिछड़ेपन में ना रह जाएं। वी हैव टू डिवाइज अ प्लान, एक प्लान बनाना होगा। उसके मुताबिक संविधान में ऐसे पॉइंट डालने होंगे जिससे ना चाहते हुए भी व्यक्ति वो बयान ना दे, चाहते हुए भी व्यक्ति वो बयान ना दे जो उसे प्रॉब्लम में डाल सकता है। ऐसा प्रोविज़न बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अंदर से कुछ भी सोच रहा हो, अंदर से किसी के बारे में कैसे भी अपशब्द बोल रहा हो, है ना, कुछ भी, लेकिन उसे पता है जैसे ही बोले तो कार्रवाई हो जाएगी। इस कार्रवाई का डर बनाते हैं, सिस्टम खड़ा करते हैं। तो नेहरू का सोल्यूशन यहाँ पर इस मैनर में प्रैक्टिकल था। ओके, वो इसकी बात करते थे कि भाई संसद में बैठे सभी सांसदों के हृदय को पढ़ पाना और उन्हें अंदर से परिवर्तित कर पाना कि एक दूसरे के प्रति वो इस तरह का भाव रखें कि असम्मानजनक ना हो जाएं, एक स्तर के नीचे ना गिर जाएं। कहते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा गांधी जी, देखिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे, लेकिन वहाँ तक चले जाने से ये डरें क्योंकि कार्रवाई होगी। ऐसा प्रोविज़न पहले बनाते हैं। समझ में आई? तो ये कहानी है, समझो इस बात को। तो यहाँ पर गांधी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, दो बोथ हैड रिस्पेक्ट, नेहरू एंड गांधी, दो बोथ हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, नेहरू एंड गांधी वर ट्रू सेकुलरिस्ट बट डिफर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिकल लाइफ। दोनों रिलीजन की डिफरेंट एप्लीकेशन देखते थे पॉलिटिकल लाइफ में। आई बात समझ में? नेहरू रिलीजन को इस मैनर में पॉलिटिकल लाइफ में एप्लीकेबल देखते थे कि पॉलिटिकल लाइफ में रिलीजन का प्लेस ही नहीं है अभी। तो गुरुजी, गांधी जी, अभी कोई प्लेस नहीं, सॉरी, पहले इनका विकास हो जाए फिर देखेंगे, अभी तो है नहीं। तो ये इस मायने में सेकुलरिज्म को दोनों मान रहे हैं, बट नेहरू डिफर हैं गांधी से। वो रिलीजन एक खतरा मोल नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं मुझसे मैनेज नहीं होगा कल को। तो अभी रिलीजन का पॉलिटिकल लाइफ में कोई प्लेस नहीं। लेकिन वहीं गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अल्टीमेट एम ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इज द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। तो वो ये कह रहे हैं। सो इसलिए नेहरू एंड गांधी वर ट्रू सेकुलरिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं था, दोनों ही सेकुलरिस्ट है। गांधी को कंफ्यूज मत कर जाना कि भाई वो सेकुलरिस्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि राजनीति में धर्म हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहते थे कि राजनीति धार्मिक नैतिक मूल्यों पर चले, क्योंकि वो यहाँ पर धर्म को कैसे ले रहे हैं, अलग अलग पंथ के रूप में नहीं ले रहे, मजहब के रूप में नहीं ले रहे। वो हर पंथ जिस धर्म की ओर इशारा करता है वो नैतिक जीवन के मूल्य, वो धर्म को इस रूप में ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में ये समाहित नहीं होंगे तो तब तक फिर एक ऐसा सशक्त राज्य नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं। पहले वो कर लेना चाहिए। ओके, तो दैट वाज द थिंग। अदरवाइज दोनों सेकुलरिस्ट ही हैं। सो दो बोथ हैड रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन, नेहरू एंड गांधी वर ट्रू सेकुलरिस्ट बट डिफर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिकल लाइफ। Nehru's secular credentials were based upon his rational humanistic attitude towards life. नेहरू की अप्रोच ये थी कि अल्टीमेटली ये जो आज मौजूदा जिंदगी है सामने, मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो नहीं, वो जीवन जिसको लेके मैं खुद अंधेरे में हूँ, मुझे पता नहीं है कैसा है, वो नहीं। आज सामने क्या है, ये जिंदगी, दिस लाइफ, इसके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ह्यूमनिस्टिक। एक स्टेट कैसा होना चाहिए? ह्यूमनिस्टिक। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ह्यूमनिस्टिक। सोसाइटी का एटीट्यूड इस लाइफ के प्रति क्या होना चाहिए? ह्यूमनिस्टिक। और ह्यूमनिज्म कैसा? रैशनली कंसिडर्ड ह्यूमनिज्म। एक रैशनल
ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। दैट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ नेहरूज सेकुलर क्रेडेंशियल। नेहरू की सेकुलरिज्म कहाँ से उपजी? क्योंकि नेहरू के अंदर ये विचार था कि भाई पहले तो मौजूदा जीवन ही मेरे लिए मेन है। कोई आदमी सदकर्म करे, दुर्कर्म करे, मृत्यु के बाद वो क्या भोगेगा क्या नहीं, वो बाद की बातें हैं, मैं तो खुद नहीं जानता उसके बारे में। आज सामने जो है वो जीवन है, इस जीवन को मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ। और ऐसे में मेरी अप्रोच ये रहेगी कि हम ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर आकर देखें कि मानव की आवश्यकताएं क्या हैं, मानव जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। मानव की आवश्यकता है कि उसे शिक्षा चाहिए, मानव की आवश्यकता है कि उसे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, बेहतर रोज़गार चाहिए। मानव की आवश्यकता है कि उसे दरिद्रता से निकलना है, उसे चिकित्सा चाहिए, उसे मल से मुक्त होना है, पोल्यूशन से फ्री सोसाइटी देनी है। हमें ज़रूरत है एक ऐसा समाज बनाने की जो इस तरह की प्रैक्टिसेस पे ना खड़ा हो जिसमें लोगों में भेदभाव हो। हमें जेंडर इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है, हमें रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है, क्योंकि ये तमाम तरह की इनइक्वालिटीज़ अमानवीय हो जाएंगी, ये इनह्यूमन हो जाती हैं एक समय के बाद, कि हम मानव को एक नहीं मान रहे। मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत ही ह्यूमनिस्टिक है। बीइंग ह्यूमन, हम इस लाइफ में हैं, इस लाइफ का पर्पस समझें, इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, इसके एम को समझते हुए इसे बेहतर बनाना मेरा एक स्टेट्समैन के रूप में कर्तव्य है। और ये मैं करूँगा एक रैशनल विजन के साथ। आई विल फॉलो द रैशनल पाथ। जो स्कूल्स खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, हम खोलेंगे। जो हॉस्पिटल्स बनाने हम बनाएंगे। हमें फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, IITs, IIMs, एम्स हम बनाएंगे। मुझे यहाँ से जाना है, मैं ये पाथ फॉलो करूँगा। ओके, तो ऐसे में मैं जो पॉलिटिकल लाइफ देख रहा हूँ इंडिया की, उसमें फिर फ़िलहाल रिलीजन की जगह नहीं है, रैशनैलिटी की जगह है। मैं जो अभी पॉलिटिक्स देख रहा हूँ इंडिया की, उसमें मैं किसी के नैतिक मूल्यों पर रिलाई नहीं कर सकता कि वो मृत्यु उपरंत जीवन को ध्यान में रख के आज अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, वरना उसे अगले जन्म में पाप का भोगी बनना पड़ेगा। नहीं, मैं मौजूदा ही लाइफ पे ध्यान दे सकता हूँ कि आज हम कितने लोगों को गुर्बत से निकाल पाए, गरीबी से निकाल पाए, भूखमरी से निकाल पाए। ओके, सो नेहरू सेकुलर इसलिए थे। सो नेहरू सेकुलर क्रेडेंशियल्स वर बेस्ड अपॉन हिज रैशनल ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, एंड दिस लाइफ was more important than the one after death। ये ज़्यादा ज़रूरी है। His attention was to the betterment of life in this age, not the age about which we are in dark। है ना? देखो अभी गांधी भी इस पे जवाब दे रहे हैं, गांधी बता रहे हैं अपनी बात, वो लिख रहा हूँ। महात्मा गांधी का एम्फेसिस किस बात पे है देखिए। महात्मा गांधी emphasized the inseparability of religion and politics। सो उनका कहना था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इनसेपरेबल है, इवन नॉट इनसेपरेबल। रिलीजन को उन्होंने पॉलिटिक्स से सुपीरियर बताया। अगर इन्हें इकट्ठे लेके चलना है तो रिलीजन इज सुपीरियर। पर यहाँ पे रिलीजन को कंफ्यूज नहीं करना, अभी मीनिंग भी समझाएंगे वो। सो महात्मा गांधी एम्फेसाइज द इनसेपरेबिलिटी ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये दोनों अभिन्न नहीं है, अलग नहीं है, नहीं रह पाएंगे। एंड द सुपीरियरिटी ऑफ अ फॉर्मर ओवर द लेटर, यानी कि सुपीरियरिटी ऑफ रिलीजन ओवर द पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या है उनके हिसाब से, जो हम आपको हमेशा समझाते रहते हैं धर्म क्या है, वही गांधी जी के विचार। रिलीजन इज अ मॉरल ऑर्डर, ये एक नैतिक जीवन जीने का सलीका है, ये एक नैतिक विचार है, एक राइटियस वे ऑफ लाइफ। सो रिलीजन इज अ मॉरल ऑर्डर एंड डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग जो पंथ हैं, मजहब हैं, अलग अलग जो सेक्ट हैं, एंड डिफरेंट रिलीजन्स आर सेट्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स एंड रिचुअल्स। रिलीजन एक ही होता है, धर्म एक ही है, वो जिसका दर्शन नैतिक हो, वो जो राइटियस वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक सलीका है धर्म, एक नैतिक जीवन जीने का सलीका। तो रिलीजन का मतलब मॉरल ऑर्डर है। तो इस हिसाब से आप पॉलिटिक्स को मॉरल ऑर्डर से सेपरेट कर सकते हैं। कैन यू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम द मॉरल ऑर्डर? कैन यू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम द मोरालिटी? इसके अलावा धर्म और क्या सिखा रहा है? तो न्याय धर्म पर ही आधारित क्यों होता है? जब अन्याय होता है तो क्यों कहते हैं अधर्म हो गया? और जब हम न्याय की बात